कई बार हम चीज़ों को ऐसे देखते हैं कि बहुत ही ग्लैमरस जॉब है। नो डाउट कि ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन सिर्फ इससे ही ज़िंदगी नहीं चलती है कभी भी। आपको घर में, अपने ऑफिस में, अपनी फैमिली में बहुत सारी चीज़ों के बीच में आपको एक बैलेंस बैठाना होता है। कई बार हम सोचते हैं कि हम तो सारी चीज़ों को बदल देंगे। हर व्यक्ति के जो इस पूरी सरकारी सिस्टम में है, उसके अपने कुछ राइट्स हैं, अधिकार हैं। मैं सवेरे 10 बजे जब स्टार्ट होता हूँ तो सीधे मैं रात के 2 बजे अपने कमरे में घुसता हूँ। 16 घंटे हम लोग मेहनत करते हैं। जितनी देर आप बिजी होते हैं, जितनी देर आप काम करते रहते हैं, वो तो टाइम चलिए फिर भी कट जाता है एक बार। उसके बाद फिर आपको फील होना शुरू होता है। कई बार ऐसा भी फील होता है कि आपको लगता है कि यार जॉब कर ही क्यों रहे हैं जब फैमिली के साथ आप नहीं रह रहे हैं। इमोशनल जो मोमेंट्स होते हैं, इन मोमेंट्स को कैसे आप गैदर करते हैं, कैसे पकड़ते हैं और कैसे अपने बॉन्डेज को बना करके अपने परिवार या अपने परिवार वालों के साथ अपने संबंध को और अच्छा रखते हैं, ये बड़ा ही मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको किताबें कभी भी नहीं सिखा सकती हैं। अनुभव से सीखते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं या दूसरे की गलती से सीखते हैं। बहुत बार कई बार हम लोगों को ना बहुत गलतफहमी होती है कि बहुत हमारे में पावर आ गया है या हम बहुत पावरफुल आदमी हैं या हमारे आगे पीछे तो कुछ है ही नहीं। मैं सबको बोलता हूँ, बहुत बार अपने घर में भी बोलता हूँ, जब गैलेक्सी में सूरज की कोई औकात नहीं है तो उसके आगे तो पृथ्वी और आपकी तो कोई औकात ही नहीं है। विकास रंजन सर का नाम आपने टॉपर्स की जुबान से कई बार सुना होगा। विकास रंजन सर, विकास रंजन सर, विकास रंजन पॉइंट ऑफ विकास रंजन सर की विकास रंजन सर की विकास सर From Vikas Ranjan, I विकास रंजन सर फॉर गिविंग मी डायरेक्शन। उनकी सोशियोलॉजी गाइडेंस ने अनेक यूपीएससी एस्पिरेंट्स के सपनों को हकीकत में बदला है। अभी तक चाहे बात हो ऑफलाइन क्लासेस या रिकॉर्डेड सेशन की, उन्होंने हर फॉर्मेट में एक्सीलेंस डिलीवर किया है और इसी वजह से कई टॉपर्स उनके स्टूडेंट्स रहे हैं। लेकिन अब वक्त है एक नए चैप्टर का। स्टूडेंट्स की लगातार डिमांड को ध्यान में रखते हुए ट्रायम्फ आईएएस पहली बार लेकर आ रहा है एक एक्सक्लूसिव लाइव बैच, सोशियो लाइफ ऑनलाइन टैबलेट कोर्स। ये बैच होगा पूरी तरह से लाइव। यहाँ मिलेगा आपको डेली रियल टाइम इंटरेक्शन और विकास सर से डायरेक्ट मेंटरशिप। चाहे आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड एस्पिरेंट, ये बैच आपकी प्रिपरेशन में एक नई जान डाल सकता है और एक सच्चा गेम चेंजर हो सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए तुरंत विजिट करें ट्रायम्फ आईएएस वेबसाइट और नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। डोंट वेट नाउ, लेट्स गो लाइव विथ सोशियो लाइफ ऑनलाइन टैबलेट कोर्स। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह, इस समय जिलाधिकारी शाहजहांपुर हूँ। मैं यूपी पीसीएस में 1997 बैच में आया था और उसके बाद 2013 में मैं आईएएस में आया हूँ और इस समय मैं शाहजहांपुर में जिलाधिकारी के रूप में काम कर रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि कई बार हम चीज़ों को ऐसे देखते हैं कि बहुत ही ग्लैमरस जॉब है। आपकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, गाड़ी, घर, बंगला, बहुत सारी चीज़ों को लोग देखते हैं और उसके हिसाब से इसको रीड करने और मार्क करने की कोशिश करते हैं और उससे प्रभावित होते हैं। नो डाउट कि ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन सिर्फ इससे ही ज़िंदगी नहीं चलती है कभी भी। क्योंकि इन सब चीज़ों का क्या होता है कि आप इनको कब तक देखेंगे, कितने दिन देखेंगे, ये तो रोज़ आपके साथ चलने वाली हैं। उसके साथ ही साथ आपको फील्ड में बाकी जगहों पे डिफरेंट काइंड की समस्याएं शुरू होती हैं, डिफरेंट काइंड के डिसीजन लेने होते हैं। आपको घर में, अपने ऑफिस में, अपनी फैमिली में बहुत सारी चीज़ों के बीच में आपको एक बैलेंस बैठाना होता है। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा स्टेट है और देश जो है हमारा इतना बड़ा देश है कि आपको कुछ पता नहीं होता है कि आप किस काडर में जाएंगे। फिर उस काडर के दौरान मान लीजिए जैसे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं। उन ज़िलों में आप कहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी। सोनभद्र से लेकर के श्रावस्ती तक, गोरखपुर तक, गाजियाबाद तक बहुत बड़ा एरिया है। और उस सिचुएशन में क्या होता है कि आपको अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, एक फैमिली बहुत बार आपके गांव में, आपके घर पे आपके माता पिता या बाकी लोग होते हैं जो कई बार आपके साथ रहने के लिए नहीं आते हैं, रहने के लिए तैयार नहीं होते हैं। उन सिचुएशन में आपको इनको बैलेंस करना बहुत ही कठिन कार्य होता है। तभी आपने देखा होगा कि बहुत बार लोग बहुत अच्छी रैंक आईएएस में लेने के बाद, बहुत अच्छे पदों पर रहने के बाद भी कई बार लोग जो है नौकरी को छोड़ देते हैं या कई बार सुसाइड करने तक की घटनाएं आई हैं। लेकिन इन सब घटनाओं से आप पार तभी पा सकते हैं जब आप इन सब चीज़ों को थोड़ा एक नेचुरल वे में लेंगे और सोचेंगे कि ये एक काम करने का तरीका है, एक लोगों को लाभ पहुंचाने का तरीका है, एक वेलफेयर स्टेट में काम करने का तरीका है। फिर क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि आपने नौकरी
में आपने ज्वाइन किया और आपका कंपटीशन खत्म हो गया, कंपटीशन अगेन स्टार्ट हो जाता है। जैसे आज की डेट में मैं बताऊं तो एक जिलाधिकारी के तौर पे कम से कम 4-5 ऐसी चीज़ें हैं जिन पे आपका कंटिन्यूअस इवोल्यूशन होता रहता है। जैसे मैं अपने यहाँ का बताऊं जिलाधिकारी के रूप में, तो 3 तरह के सीएम डैशबोर्ड होते हैं हमारे यहाँ, जैसे राजस्व का, विकास का, कानून व्यवस्था का। उस पे लगभग 100 पैरामीटर होते हैं, डिफरेंट टाइप के वर्क होते हैं। शिकायतों का एक अलग पोर्टल बना हुआ है, उस पर संतुष्टि नापी जाती है। सीएम ऑफिस कॉल करता है, उनकी संतुष्टि को प्राप्त करता है लोगों की। इस तरह से आपका कंटिन्यूअस स्ट्रगल, कंटिन्यूअस काम, कंटिन्यूअस मेहनत और कैसे आपको करना है उसके हिसाब से फोकस, उसका टाइम टेबल, उसका गोल चलता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम एंजॉयमेंट की श्रेणी में आ गए अब तो आपको कुछ करना ही नहीं है। क्योंकि मैंने ये देखा है, बहुत लोग नौकरी में आते हैं और आप लोगों ने देखा है कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनका नाम लिया जाता है, या वो किसी शहर से चले जाते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई ये डीएम आया था या ये फलाना अफसर आए थे। बहुत छोटे अफसरों ने भी और बड़े अफसरों ने भी अपने काम से लोगों के दिल में जो है एक जगह बनाई है। तो आपको उस तरह से करना पड़ेगा कि ये काम से आपको प्यार करना पड़ेगा और आपको काम करना पड़ेगा। तो आप ये मत सोचिए कि आप सिलेक्शन के बाद सब कुछ चीज़ें आसान हो जाएंगी और सारी चीज़ें ऐसी हो जाएंगी। देखिए, कई बार हम लोगों को ना बहुत गलतफहमी होती है कि बहुत हमारे में पावर आ गया है या हम बहुत पावरफुल आदमी हैं या हमारे आगे पीछे तो कुछ है ही नहीं। मैं सबको बोलता हूँ, बहुत बार अपने घर में भी बोलता हूँ कि आप अगर यूनिवर्स को देखना शुरू करिए, और बहुत छोटा सी बात, यूनिवर्स तो छोड़िए, आप अपने गैलेक्सी को देख लीजिए तो आपका सूरज कितना बड़ा है। तो जब गैलेक्सी में सूरज की कोई औकात नहीं है तो उसके आगे तो पृथ्वी और आपकी तो कोई औकात ही नहीं है। और ये एक पूरी हायरार्की बनी हुई है, पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। और ये सिस्टम इस तरह से बना हुआ है कि कोई ना कोई आपके ऊपर है, आपके ऊपर आपके बॉसेज बैठे हुए हैं, आपकी समीक्षा करने के लिए शासन लेवल पे लोग बैठे हुए हैं। आप जो भी जजमेंट करते हो उस जजमेंट को चैलेंज किया जा सकता है, उसकी अपील की जा सकती है। कई बार जुडिशरी में अपील होती है, कई बार एडमिनिस्ट्रेशन में भी अपील होती है। और जब भी आप कोई जानबूझ करके कोई गलत कार्य करते हैं, खराब जजमेंट करते हैं, तो उसका आपको पनिशमेंट भी भुगतना पड़ता है। तो इसलिए अगर आप एक लाइन पे चलिएगा, नियम कानून के हिसाब से चलिएगा, तो चीज़ें आसान होती जाती हैं। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप एक एग्जीक्यूटिव का पार्ट हो, और एग्जीक्यूटिव का जो काम होता है वो जो लेजिस्लेशन बना हुआ है उसका पालन करना है। तमाम प्रकार के नियम कानून हैं, तमाम प्रकार के गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं, वो क्लियर हैं। कई बार उन नियम कानून के पालन कराने से ऐसा हो सकता है कि आपका दिल गवाही ना दे, आप उसको ऊपर लिख करके बता सकते हैं, चीज़ों को कर सकते हैं, लेकिन आपका काम है उस नियम कानून और जियो के हिसाब से चलना। अगर आप उस पर चलेंगे तो मेरी समझ से कभी भी कोई डायलेमा या कोई चीज़ नहीं आती है। कई बार ज़रूर ऐसा होता है कि आपका डिस्क्रिशनरी पावर आ जाता है कई बार। जैसे बहुत बार लोग पॉलिटिकल सिस्टम में आप काम करते हैं, लोग सिफारिशें भी आपसे करते हैं, तमाम प्रकार की बातें भी करते हैं, लेकिन अगर आपने एक नियम कानून बना रखा है, जैसे मैंने एक सिस्टम पूरे अपनी नौकरी के दौरान बना रखा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, गवर्नमेंट लैंड पे और गवर्नमेंट के पैसे में कभी किसी को कोई रिलीफ नहीं देना है, कभी किसी के नाम से ये सब चीज़ें नहीं करनी है। बहुत बार लोग गवर्नमेंट लैंड्स को औने पौने दामों पे आवंटित करके या गवर्नमेंट का पैसा छोड़ करके या कम पैसा करके फंस जाते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं और हमेशा आप वेलफेयर को और सरकार के इंटरेस्ट को ऊपर रखते हैं तो कभी परेशानी नहीं आती है। बहुत बार लोगों को ये लगता है कि अब हम डीएम बन गए हैं तो हमारे पास बहुत पावर आ गया, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में वो सोचते हैं कि हम तो ये कर देंगे, हम किसी को भी उठा के बंद कर देंगे, हम किसी का भी घर गिरवा देंगे, हम किसी को भी ठीक कर सकते हैं, किसी को भी सस्पेंड कर सकते हैं। और बहुत बार हम लोग फिल्मों को देख करके इस बारे में अपनी धारणा बना लेते हैं कि ऐसे होता है कि आदमी चल रहा है, राह चलते किसी को सस्पेंड कर रहा है, राह चलते किसी को अरेस्ट कर रहा है, लेकिन ऐसी चीज़ें होती नहीं हैं। क्योंकि देखिए, नियम कानून तो अपनी जगह पे हैं। एक आप डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, उस कंट्री में डिफरेंट काइंड के स्टेक होल्डर काम करते हैं, उनका प्रेशर काम करता है, उस सिस्टम में आप काम करते हैं और हर आपकी गलत चीज़ को चैलेंज किया जाता है। और पिछले 10 सालों में सोशल मीडिया, मोबाइल, इन सब चीज़ों के आने के बाद ये चीज़ें और चैलेंजिंग हो गई हैं। अब पहले क्या होता था कि कोई कैमरा लेके आता था, आज की डेट में फ़ोन में कैमरा होने के बाद हर हाथ में कैमरा होता है। आपने एक गलत सेंटेंस बोला नहीं कि वो 4 जगहों पे चलना शुरू हो जाता है और पूरे देश में फैल जाता है। इसलिए अगर आप ये सोचते हो कि सिर्फ ग्लैमर के लिए, सिर्फ एक पावर के लिए इस जॉब में आ रहे हैं तो आप गलत जगह पर आ रहे हैं। अगर आप पब्लिक के वेलफेयर के लिए, लोगों के काम के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ अच्छी चीज़ों को बनाने के लिए आ रहे हैं तो आपको बहुत सेटिस्फेक्शन होगा और बहुत मज़ा आएगा।
देखिए, कई बार हम सोचते हैं कि हम तो सारी चीज़ों को बदल देंगे, लेकिन क्या होता है कि हर चीज़ का यहाँ एक सिस्टम इसलिए बोला जाता है, बोलते हैं ना कि सिस्टम बहुत मजबूत है या सिस्टम काम करता है या सिस्टम करने नहीं दे रहा है, बहुत बार ऐसी भी चीज़ें होती हैं। तो आप देखेंगे कि हर व्यक्ति के जो इस पूरी सरकारी सिस्टम में है, उसके अपने कुछ राइट्स हैं, अधिकार हैं। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने में आपको एक टाइम लग जाता है, उसका भी प्रोसेस है, उसकी भी चीज़ें हैं। तो हमको चाहिए कि हम जो भी अपना कोई ड्रीम प्रोजेक्ट ले रहे हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं, तो उसमें हमेशा प्लान बी हमारा रेडी होना चाहिए कि ऐसे नहीं होगा तो ऐसे होगा, ये नहीं करेगा तो ये करेगा, तब जाके आपका फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। जैसे मैं आपको एक बहुत छोटा सा शाहजहाँपुर का उदाहरण देता हूँ कि एक आदमी ने मुझे बताया कि 50 एकड़ के लगभग चारागाह की एक भूमि है जो लोगों ने कब्जा कर रखी है। मैं देखने गया, मैंने वहाँ पे जाकर के ये तय किया कि इसको हम लोग सहजन वन में कन्वर्ट करेंगे, सहजन का वन लगाएंगे। 3-4 महीने हम लोगों ने प्लानिंग की, सहजन के पौधे इकट्ठा किए, उसकी पूरी की पूरी गोरेइंग की और सितंबर महीने में तय किया कि लगाएंगे। जब मैंने पूरी प्लानिंग कर ली और मैंने अफसरों को बुलाया तो पता चला कि हमारे पास तो सहजन के पौधे ही नहीं हैं। अब आप उस समय फ्रस्ट्रेट होइए, 4 आदमी को सस्पेंड करिए, जो भी करिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करना उतना ही ज़रूरी है जितना आपको अपना प्रोजेक्ट पूरा करना ज़रूरी है। फिर पूरी टीम लगाई गई, डिफरेंट स्थानों से जो है सहजन के पौधे इकट्ठा किए गए और आज की डेट में 3-4 महीने हो गए, हर महीने मैं जाता हूँ, उसको देख करके अच्छा लगता है कि अब पौधे बड़े होने लगे हैं, उनमें फूल आने लगे हैं और मार्च महीने आते आते 25,000 पौधों से सहजन के फल जो है निकलने शुरू हो जाएंगे और उनको मिड डे मील में हम लोग एक प्रोटीन न्यूट्रिएंट के रूप में उसको यूज करेंगे। जब हम लोग तैयारियां करते हैं और हम अपना सिलेक्शन लेते हैं तो मोस्टली हम अकेले होते हैं और हमारी शादी नहीं हुई होती है, हमारे बच्चे नहीं होते हैं। हमारी जो फैमिली होती है वो माता पिता की फैमिली होती है, जो एक प्रकार से गांव पे होती है, कहीं और पे होती है। जैसे मेरे साथ था कि मैं कहीं भी पोस्टेड रहा तो 2-4 दिनों के लिए माता पिता जरूर आ गए, लेकिन उससे ज़्यादा वो आने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि गांव में उनकी अपनी फ्रेंड सर्किल होती है, अपने लोग होते हैं, उनका वहाँ पे एक ईजीनेस होता है। फिर जब आप नौकरी में आने के बाद जब आप शादी करते हैं तो अब वहाँ से आपके डिसीजन से स्टार्ट हो जाते हैं और आपके डिसीजन आपको बहुत मैटर करते हैं। अब मान लीजिए कि आपने कोई ऐसी शादी की है जिसमें मान लीजिए आपकी जो पत्नी है वो भी जॉब में है या कुछ काम कर रही हैं और अगर उनका ट्रांसफरेबल जॉब है तो आपकी लाइफ बहुत टफ होने वाली है और बहुत सारे टाइम पे आप इसी बात में रह जाएंगे कि कैसे हम दोनों एक साथ नौकरी करें। जैसे मेरे साथ क्या हुआ कि मेरी वाइफ डॉक्टर हैं और वो स्टार्टिंग में जो है मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में काम की, तो कुछ टाइम तक तो मैं उस जगह पे अपनी पोस्टिंग मैंने करा ली थी, तो कुछ टाइम तक रहा। फिर फाइनली क्या हुआ कि उनको जॉब इसी चक्कर में छोड़ना पड़ गया और फाइनली फिर एक टाइम आता है कि आपके बच्चे बड़े होने लगते हैं, उनकी पढ़ाई का आपको ध्यान देना होता है। कई ऐसी छोटी जगहें होती हैं जहाँ पे पढ़ाई के उतनी सुविधाएं नहीं हैं या उस तरह के आप अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। बाद में उनको मान लीजिए आईआईटी के लिए, मेडिकल के लिए कोई कोचिंग करनी है, कोई चीज़ करनी है, उसके लिए भी आपको भेजना पड़ता है। तो बहुत बार लोग लखनऊ को या नोएडा को या दिल्ली को एक बेस बना लेते हैं, जो मोस्टली यूपी में होता है। उस सिचुएशन में क्या होता है कि आपकी पत्नी, आपके बच्चे तो वहाँ रह रहे हैं, आप अपने जॉब के प्लेस में हैं, तो जितनी देर आप बिजी होते हैं, जितनी देर आप काम करते रहते हैं, वो तो टाइम चलिए फिर भी कट जाता है एक बार। उसके बाद फिर आपको फील होना शुरू होता है। कई बार ऐसा भी फील होता है कि आपको लगता है कि यार जॉब कर ही क्यों रहे हैं जब फैमिली के साथ आप नहीं रह रहे हैं। 2 साल पहले मेरे साथ एक बार ये घटना हुई थी कि एक बार छुट्टी को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। जब मैं लखनऊ में पोस्टेड था तो मैं सीधा जो है मैंने वीआरएस की एप्लीकेशन लिखी और सीधा लेके पहुँच गया। तब मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने बहुत समझाया मुझे, बोला कि अभी तुम्हारी बहुत छुट्टियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम इतना जो है इसमें वो क्यों हो रहे हो। तो इस तरह की परेशानियां, इस तरह की बातें आती हैं और इससे भी निपटना होता है हम लोगों को। और ये तभी निपट सकते हैं जब एक मोटिवेशन का लेवल हो, एक सारी चीज़ें हो और घर का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं अपने केस में बोलूँगा कि ये हम लोगों को पता था कि जब भी मैं डीएमशिप करूंगा उस दौरान मेरा यहाँ से निकलना पॉसिबल नहीं होगा। तो मेरी जो पत्नी है उनको ये बात पता है, आज भी वो बोलती हैं कि जो ये आप शाहजहाँपुर में 16 घंटे 18 घंटे का टाइम दे रहे हो या इतना काम कर रहे हो, इसका 50% श्रेय मुझे जाता है और मैं उस श्रेय को देता हूँ। और मैं मानता हूँ कि अगर आप उधर से फ्री नहीं हो पाएंगे तो फिर कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन हमारी जिम्मेदारी फिर बढ़ भी जाती है कि आपको फिर
उस तरह से कनेक्टिविटी बनाना, उस तरह से ध्यान रखना, उस तरह से परिवार की ज़रूरतों को पूरा करना, उनके साथ भी एक इमोशनल बॉन्डेज अटैचमेंट को रखना, उनसे कंटिन्यूसली बातचीत करना, उनके टच में रहना। अच्छा है कि आज की डेट में वीडियो कॉलिंग हो जाती है, सारी चीज़ें हो जाती हैं, आना जाना थोड़ा स्मूथ हो गया है, तो थोड़ी समस्याएं घटी हैं, लेकिन ये वाला पहलू हमेशा रहेगा और इसको हमें मैनेज करना पड़ेगा। कई बार ये लोग सवाल पूछते हैं कि भाई आप कब जा पाते हैं घर, या घर के लोग आपके पास कब आ पाते हैं। तो चूंकि मेरे केस में क्या होता है कि मेरी वाइफ जो है नोएडा की बड़ी गायनोकोलॉजिस्ट हैं, तो उनको भी कई बार आने में कठिनाई होती है, उनकी इमरजेंसी ड्यूटीज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है, जैसे अभी इस बारी मेरे बर्थडे पे ऐसा हुआ, पहली बार ऐसा हुआ कि घर का कोई नहीं था, मैं अकेले था। तो फिर हमने अपने ऑफिस में ही अपने ऑफिस वालों के साथ ही केक काटा और चीज़ों को मनाया। अभी 2-3 दिन बाद मेरी वाइफ का बर्थडे आने वाला है और मैं नहीं जा पा रहा हूँ, ना वो आ पा रही हैं। तो इन इमोशनल जो मोमेंट्स होते हैं, इन मोमेंट्स को कैसे आप गैदर करते हैं, कैसे पकड़ते हैं और कैसे अपने बॉन्डेज को बना करके अपने परिवार या अपने परिवार वालों के साथ अपने संबंध को और अच्छा रखते हैं, ये बड़ा ही मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है और आपको इस तरह से मैनेज करना पड़ता है और उसमें चीज़ों को आपको आगे बढ़ाना पड़ता है। लेकिन दोनों ओर से अगर अंडरस्टैंडिंग होती है, समझदारी होती है, क्योंकि ये देखिए ये एक मौका है मेरे लिए भी, जैसे डीएमशिप मैं कर रहा हूँ इस समय, मैं शाहजहाँपुर का डीएम हूँ, तो मेरे लिए भी एक मौका है। ये मौका बार बार नहीं मिलने वाला है। और एक अभी जैसे 3 साल बाद मैं कमिश्नर रैंक में आ जाऊँगा तो फिर थोड़े ना करके डीएमशिप करूँगा। तो उस टाइम पे जो चीज़ें हम कर सकते हैं उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों का त्याग भी करना पड़ता है, और उसको अगर आपकी फैमिली समझती है और आप समझते हैं और आप उनका श्रेय देते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। देखिए जब आपका फैमिली ग्रो करना शुरू हो जाता है, आपके बच्चे हो जाते हैं, तो शुरुआती जो 10 साल बच्चों के होते हैं वो तो फिर भी चले जाते हैं, क्योंकि वो आपका बच्चा कक्षा 4 तक, कक्षा 5 तक पढ़ता है। लेकिन जब एक बार वो बच्चा कक्षा 6 में आता है तब आपकी असली समस्या शुरू होती है, क्योंकि फिर आप चाहते हैं कि बच्चे एक स्कूल में पढ़ें, क्योंकि बार बार बच्चों के स्कूल चेंज करने से बच्चों का जो फ्रेंड सर्किल होती है, बच्चों का जो एक मेंटल ग्रो होता है, उसमें काफ़ी रुकावट आती है और उनकी भी फ्रेंड सर्किल नहीं बनने के कारण वो अपनी बातों को कह नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले आपको फिर डिसाइड करना पड़ जाता है कि आप फैमिली को कहीं सेटल करिए, कहीं पर एक जगह पर रखिए। फिर बच्चों के साथ क्या होता है कि मैंने देखा है कि बहुत सारे माँ बाप होते हैं जो बात नहीं करते हैं और अपनी चीज़ों को थोपते हैं, अपनी चीज़ों को बताते हैं कि ये तुम कर लो, उससे चीज़ें होती नहीं हैं। आपको कंटिन्यूसली बच्चों की ग्रोइंग में साथ देना होता है। ये फादर और मदर दोनों का ही कर्तव्य है कि दोनों अपना अपना पार्ट जो है निभाएं। कभी अगर आप साथ में नहीं हैं तो मदर उसको आगे लेकर के चले, कभी आप साथ में हैं तो पूरा का पूरा टाइम दीजिए। जैसे मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों का संयोग से खास करके जो मेरा बड़ा बच्चा है, बेटा है, वो तो अभी IIT दिल्ली में ही है। तो हम लोगों ने देखा कि उसके साथ जैसे आप बातचीत करते रहते हैं, उसकी चीज़ों को आप अपने लादते नहीं हैं, उसको अपने डिसीजन लेने देते हैं। सबसे पहला डिसीजन क्लास 10 से शुरू हो जाता है, जब उसको तय करना होता है कि उसको आर्ट में जाना है, कॉमर्स में जाना है, साइंस में जाना है, फिर साइंस में जाना है तो बायोलॉजी में जाना है या मैथमेटिक्स में जाना है। इन सब टाइम्स पे जो पेरेंट्स होते हैं उनका साथ में रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक जॉब में, और इस तरह की जॉब में जहाँ आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, यहाँ से इन सब चीज़ों को मैनेज करना बहुत ही कठिन होता है, और जब मैनेज करेंगे तभी सफलता मिलेगी। कई बार आप सोचते हैं कि हमको सब पता है, या हम किसी डीएम को या एसडीएम को या किसी अफसर को देख करके हम सोचते हैं कि ये सारी चीज़ें होती हैं, ऐसे होती हैं, वैसे होती हैं। जैसे मैं बहुत छोटी सी बात बताता हूँ, मुझे ये पता नहीं था कि पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। जब मैं पहली बार एसडीएम हुआ तो संजोग से मेरे जॉब के दूसरे तीसरे महीने ही बहुत भारी बाढ़ आ गई। तो मैं डीएम के पास गया और मैंने कहा कि मैं तो कुछ अभी जानता नहीं हूँ, मैं कैसे काम करूँगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो, कुछ चीज़ों को तहसीलदार को बताओ, तहसीलदार से कराओ, जो चीज़ें नहीं आती हो तुम मुझसे पूछो। फिर फाइनली उन्होंने एक बात बोली कि 80% चीज़ें तो सामान्य बुद्धि से होती हैं। तो मैंने कहा 20%? तो बोले वो तुमको सीखना पड़ेगा। वहाँ पे जब कोई खसरा और खतौनी लेके मेरे सामने आ जाता था तो मैंने ज़िंदगी में कभी खसरा खतौनी देखी नहीं। मैं कई बार ऐसा देखने लगता था कि ये क्या बला है, क्या चीज़ आ गई, क्या हो गया। फिर जब आप पूरे सिस्टम में घुसते हैं और आपको लगता है कि कितना बड़ा सिस्टम काम करता है। जैसे एक बार मैं अपनी बेटी के साथ अपने घर के बाहर घूम रहा था नोएडा में, होली के जस्ट अगले दिन की बात थी। तो उसने अचानक बोला कि कितनी गंदगी है पूरे सड़क पे, पूरे रोड पे, पूरे पेड़ के पत्ते गिरे हुए हैं, पूरी गंदगी है, सफाई नहीं हुई है। हमने कहा देखो, होली के एक दिन बाद आज सफाई करने नहीं आए हैं, तो हम लोगों को पता लग गया कितनी गंदगी है। और जब रोज़ सफाई होती है तो हम कभी नहीं बोलते हैं कितना साफ़ सुथरा है। तो पूरा जो सिस्टम काम करता है ना, आप जैसे चुनाव देखिए, हमको लगता है चुनाव हो गया,
बट इतनी आसान चीज़ें नहीं होती हैं, पूरी की पूरी मशीनरी काम करती है, पूरी पूरी लाखों लोग काम करते हैं जिसका हमको पता नहीं होता है। जैसे आप कलेक्ट्रेट में जब जाइएगा तो जो कलेक्टर का ऑफिस होता है उस ऑफिस में रिकॉर्ड रूम होते हैं, उस रिकॉर्ड रूम में 1950 के, 1955 के, 1960 के हैंड रिटन फाइलों पे नोट मिलेंगे उस टाइम के अफसर्स के, ऑफिसर्स के। मैंने इटावा में देखा था कि कुछ फाइलों पे जो एओ ह्यूम जो कांग्रेस के संस्थापक थे उनके हैंड रिटन फाइलें और नोट्स पड़े हुए हैं। इन सब चीज़ों को देख करके हम सिर्फ जो ऊपर का ग्लैमर देखते हैं ना, उससे अंदर की चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं और बहुत बड़ा सिस्टम सारी चीज़ों के पीछे काम करता है। कई बार लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि जब हम नौकरी में होते हैं तो डिफरेंट टाइप के डिसीजन जब लेते हैं तो उसमें कुछ एथिकल, कुछ मॉरल, कुछ समस्याएं आती हैं, कुछ डायलेमाज आते हैं। तो इसको देखिए क्या होता है, ये तो आते रहेंगे और चीज़ें आएंगी और बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि ये तो हमारे कॉन्सेप्ट से बाहर की चीज़ है या हम इसको कैसे करें। बट मुझे इस पे हम लोग जब पढ़ते थे तब से मुझे याद आता है कि विटगेनस्टाइन एक बहुत बड़ा फिलोसोफर था। तो उससे जब पूछा गया कि आप इस दुनिया को, इस जगत को कैसे जानेंगे, तो उसने एक बहुत छोटा सा उदाहरण दिया। उसने कहा कि जैसे एक कमरे में हम बैठे हुए हैं और हम बोलें कि पूरे कमरे को एक साथ कैसे देख लें, तो कभी भी आप देखोगे तो आपके पीछे की साइड छूट जाएगी, ऊपर देखोगे तो नीचे छूट जाएगी। तो उसने कहा कि एक सीढ़ी लगाइए और सीढ़ी लगा करके कमरे के ऊपर छत पे जाइए और छत से मुंह अंदर डाल करके देखिए तो पूरा कमरा दिखेगा। तो उसने कहा सेम यही स्थिति इस जगत की है कि जब आप जगत से बाहर चले जाते हैं तब जगत दिखता है। ये इतना बड़ा फिलॉसफिकल मैसेज है कि आप जो एज ए ह्यूमन बीइंग काम करते हैं, जो चीज़ों को करते हैं, उसमें आपको कितना एथिकल और कितना मॉरल रहने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो पूरी आपकी 70-80 साल की जर्नी है लाइफ की, ये कुछ नहीं है। आपको सिर्फ इसी बात से याद किया जाएगा कि आपने अपने डिसीजन किस तरह के लिए थे, आपने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। जितना आप अच्छा करेंगे उतनी चीज़ें अच्छी होती चली जाएंगी। और ये जो पूरा का पूरा आदमी, जो ह्यूमन बीइंग है, जो धरती है, जो लोग रह रहे हैं, ये सारा अगर आप फिलॉसफिकल वे में देखेंगे तो ये है कुछ भी नहीं। और इसमें सिर्फ और सिर्फ जो अच्छे काम हैं, अच्छी चीज़ें हैं, वही रह जाएंगी, बाकी आपका कुछ भी नहीं रह जाएगा। इसलिए आप जब भी कोई डिसीजन, मैं तो जब भी कोई डिसीजन में फंसता हूँ, किसी भी एथिकल या मॉरल सिचुएशन में फंसता हूँ, तो मैं सिर्फ यही सोचता हूँ कि यहाँ पे अगर ईश्वर होता तो क्या डिसाइड करता। और अगर आप उस लाइन पे जब चलते हैं तो फिर आप चीज़ों को सही तरीके से करते हैं। रियलिटी वर्सेस परसेप्शन में अगर हम देखेंगे तो बाहर से लोगों को लगता है कि हम लोग कुछ काम नहीं करते, हम लोग तो बहुत इंजॉयमेंट करते हैं, पूरे टाइम हम लोग अपनी गाड़ियों में घूमते रहते हैं, अपने बड़े बड़े बंगलों में बैठे रहते हैं। लेकिन जो मेहनत का लेवल है ना, मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूँ कि मैं सवेरे 10 बजे जब स्टार्ट होता हूँ तो सीधे मैं रात के 2 बजे अपने कमरे में घुसता हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि सेम कपड़े में, जूता, वही पैंट, वही शर्ट, उसी में रात के 2 बजे तक होता हूँ। 16 घंटे हम लोग मेहनत करते हैं, पब्लिक से मिलते हैं। कई बार क्या होता है कि चीज़ें इतनी इंटरडिसिप्लिनरी होती हैं, इतने इंटर डिपार्टमेंटल होते हैं कि चीज़ों को चाह के भी आप नहीं कर पाते हैं। जैसे शाहजहाँपुर में आपको एक उदाहरण देता हूँ मैं कि शाहजहाँपुर में नगर निगम भी काम करता है, कैंटोनमेंट बोर्ड भी काम करता है। नगर निगम स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करता है, कैंटोनमेंट भारत सरकार के अंडर में काम करता है। और जब लोग आप चूँकि यहाँ के आप रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे पहुँचेंगे तो लोग बोलते हैं साहब बहुत गंदा है, बहुत ख़राब है, बहुत जाम लगा रहता है, बहुत भीड़ लगा रहता है। लोगों को समझाने में ये बहुत परेशानी क्रिएट हो जाती है कि भाई ये कैंटोनमेंट बोर्ड का काम है। लोगों को लगता है कि डीएम तो सब कुछ कर सकता है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते साहब हमने 4 लाख का लोन लिया था, 12 लाख का हो गया, आप इसको माफ़ कर दीजिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम नहीं कर सकते हैं। और परसेप्शन ऐसा होता है, कई बार लोग आते हैं कि अरे आप तो भगवान हैं, आप तो इस टाइप की चीज़ हैं। और उस टाइम पे आपको बहुत बुरा भी लगता है कि मैं कर दूं इस काम को, और कर नहीं पाते हैं हम लोग। और भी कई चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ लोग इन सब चीज़ों का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं, गाड़ियों का, घर का, इन सारी चीज़ों का। उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, जितना आप नॉर्मल वे में रहते हैं, जनरल तरीके से रहते हैं, अपनी ख़रीदारी के लिए स्वयं जाते हैं, अपने बच्चों के साथ जो है आप कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं, घूमने जाते हैं, खाने पीने जाते हैं, उतना आप पब्लिक से जुड़े रहते हैं, उतना आप लोगों से जुड़े रहते हैं, लोगों की जानकारियाँ प्राप्त होती रहती हैं। तो अच्छा है, ठीक है कि ये ग्लैमर तो दिखता है भी ग्लैमर हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सच्चाई उसी के आसपास है। बहुत सारी मेहनत उसके पीछे है, बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं और बहुत सारे कड़वे डिसीजन है उसके पीछे। कई बार ये पूछा जाता है कि भाई जो आप इतना मेहनत कर रहे हैं या इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, इसका रिवार्ड क्या होता है। तो मैं तो एक बात बोलूँगा, देखिए
हमारी जो सीएम डैशबोर्ड हैं उनमें आप देखेंगे कि रेवेन्यू के डैशबोर्ड में लास्ट 6 महीने से कंटिन्यूस नंबर 1 है हम लोग, शाहजहाँपुर नंबर 1 है। लाइन ऑर्डर में कंटिन्यूस 1 2 3 हैं, शिकायतों के निस्तारण में कंटिन्यूस 1 2 3 हैं। ओवरऑल में भी पिछले 6 महीने में हम लोगों की रैंकिंग कभी भी टॉप 10 के बाहर नहीं गई है, हमेशा टॉप 10 के अंदर ही रही है। तो अब इसका क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा मतलब अगर आप इसको किसी टर्म में देखिए कि आपको कोई इसका बहुत बड़ा फ़ायदा किसी पोस्टिंग के सिलसिले में हो जाएगा, किसी और चीज़ में हो जाएंगी, तो ये सब कहना बिल्कुल ही गलत है। इसमें होता क्या है कि आपका इनर सेटिस्फेक्शन है कि भाई हमने अच्छा काम किया, हम सारी चीज़ों को देख रहे हैं। कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी की या शासन के विभिन्न अधिकारियों की बैठकें होती हैं, उनमें ये अच्छा फील होता है जब हम लोगों का नाम लिया जाता है कि भाई आप ये टॉप 5 के ज़िले हैं, ये बॉटम 5 के हैं। कई बार ऐसा नहीं है कि हम लोग हमेशा टॉप 5 में होते हैं, कई बार बॉटम 5 में भी कुछ चीज़ों में होते हैं। तो उस समय जो एम्बैरेसमेंट फील होता है उसको कहा नहीं जा सकता है। वैसे ही जो ऊपर रहने की जो खुशी फील होती है, उस खुशी को दिखाया नहीं जा सकता है, बताया नहीं जा सकता है। तो अच्छा काम करना और उसके रिवार्ड को, जैसे गीता में कहा गया ना कि भाई आप अपना काम करो, फल की चिंता बिल्कुल मत करो। इसी सिलसिले को लेकर हम लोगों ने शाहजहाँपुर में गीता पे बहुत बड़ा कंपटीशन कराया पूरे स्कूलों में, जितने हमारे प्राइमरी स्कूल हैं। आज की डेट में मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे जितने सरकारी विद्यालय हैं, हर विद्यालय के लगभग हर बच्चे को कम से कम 20-20 गीता के श्लोक अनुवाद के साथ याद हैं। तो ये क्या होता है कि धीरे धीरे जब आदमी उसको लगातार दोहराता है, कहता है, तो उसके पर्सनालिटी का वो एक पार्ट हो जाता है, और पार्ट हो जाता है तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। कई बार हमको लगता है कि जो हम किताबों में पढ़ रहे हैं वो चीज़ें जो है काम कर जाएंगी, वही चीज़ें फील्ड में भी सिखाएंगी आपको, लेकिन रियलिटी इसके बहुत ही उलट होती है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको किताबें कभी भी नहीं सिखा सकती हैं, किताबों के थ्रू आप नहीं कर सकते हैं। अनुभव से सीखते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं, या दूसरे की गलती से सीखते हैं। बहुत बार कई चीज़ें क्लियर भी नहीं होती हैं, कई चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं होता है आपको, जजमेंट्स कैसे करने हैं। जैसे बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ, जब कोई नया अफसर आता है और अपनी कोर्ट में पहली बार बैठता है, तो जैसे वो फिल्म देख करके आया होता है कि कोर्ट में एक फिल्मी ड्रामा होता है, एक 2 वकील आते हैं, एक इधर से बोलता है, एक उधर से बोलता है, कटघरा होता है, जज साहब उसको ऐसे एक हथौड़ा मारते हैं, वो किनारे खड़ा हो जाता है। जब आप डीएम की कोर्ट, एसडीएम की कोर्ट, तहसीलदार की कोर्ट, बाकी कोर्ट्स के देखेंगे तो आपको लगेगा कि मतलब हम कहाँ आ गए हैं, किस जगह पे आ गए हैं। बहुत ही ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। अब तो धीरे धीरे फिर भी डीएम्स वगैरह की कोर्ट अच्छी हो गई हैं। जो बहस का लेवल होता है, जो चीज़ें होती हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट टाइप की होती हैं। और अगर आपका टेम्परामेंट नहीं है तो आपका झगड़ा हो जाना, आपकी लड़ाई हो जानी बहुत स्वाभाविक है। ये सब चीज़ें कभी किताबें नहीं सिखाती हैं। ये जब आप कोर्ट में बैठते हैं, कंटिन्यूस बातचीत करते हैं, कंटिन्यूस कोर्ट का काम करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, उनकी बातों को समझते हैं, तब धीरे धीरे आता है। इसी प्रकार लाइन ऑर्डर की चीज़ें हैं जो कोई किताब नहीं आपको सिखा सकती है, कि अगर आपके सामने 10,000 की भीड़ खड़ी है तो आप कैसे डील करेंगे उसको। ये आपका अनुभव ही सिखाता है। मतलब हजारों बातें हैं प्रशासन में जो सीख के, करके, दूसरों की गलतियों से, अपनी गलतियों से आती हैं, किताबों से नहीं आती हैं। जब हम लोगों की गाजियाबाद में पोस्टिंग थी तो गाजियाबाद का पूरा ज़िला जो है जाम के लिए और ख़राब तरीके के जाम के लिए फेमस था। और कम से कम 10 ऐसी जगहें थी जहां आधे आधे घंटे, घंटे, रात में 2-2 बजे हम लोग भी जाते थे और फंस जाते थे, आधे आधे घंटे खड़े रहते थे। फिर हम लोगों ने एक कम्प्रहेंसिव प्लान क्रिएट किया कि पूरे जाम को कैसे ख़त्म करें। पूरे जितने भी चौकी इंचार्ज लेवल तक के लोग होते हैं उनकी मीटिंग बुलाई, उनकी राय ली। छोटा से छोटा काम, कट बंद कराने से, यू टर्न बनाने से, जो गाजियाबाद में आज की डेट में आपको मेट्रो दिखती है, गाजियाबाद में जो एलिवेटेड रोड दिखता है, डिफरेंट काइंड के बहुत सारे रोड्स दिखते हैं, कनेक्टिविटी दिखती है, उसको एक टाइम शेड्यूल भी हम लोगों को ठीक ठाक टाइम मिला था वहाँ पे। इन सब चीज़ों को देख के आज भी जब मैं गाजियाबाद में रेलवे स्टेशन पर उतरता हूँ और वहाँ से नोएडा की ओर जाता हूँ तो मुझे लगता है कि एक ऐसा काम हम लोगों ने किया जो अगले 10 साल, 15 साल या 20 साल के लिए एक पूरे पर्पज को हल करने वाला रहा और बहुत ही मोस्ट सेटिस्फाइंग रहा। जो भी लोग अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम इस सिविल सर्विसेज में आएंगे, तो एक तो होता है कि हम सिर्फ नौकरी के लिए आना चाहते हैं, दूसरा होता है कि नहीं, हमको सिविल सर्विसेज में ही आना है। अगर आपको लगता है कि आप सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आपके अंदर ज़रूर होनी चाहिए। वो चीज़ें क्या हैं कि आप, ये जो सर्विस है ना, ये सर्विस का कुछ पता नहीं है कि आप श्रावस्ती में जॉब कर रहे हैं, कि गोरखपुर में कर रहे हैं, कि सोनभद्र में कर रहे हैं, देवरिया में कर रहे हैं, किस ग्रामीण इलाके में कर रहे हैं। यूपी इतना बड़ा स्टेट है कि आप पूर्वांचल में चले जाइए, लोग भोजपुरी बोलते हैं। जो लोग मिलने आपसे आते हैं वो भोजपुरी में बातें करते हैं।
जो भोजपुरी क्षेत्र का होता है, जब वो पश्चिम में पहुंच जाता है, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, तो उसको समझ में ही नहीं आता है कि क्या बातें हो रही हैं। तो एक ये जो जॉब है ये सिविल सर्विसेज की, ये पेशेंस बहुत बड़ा मांगता है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आपकी पर्सनालिटी में पेशेंस नहीं है, तो आप फिर इस सर्विस के लिए नहीं बने हैं। आपके पास एम्पैथी नहीं है गरीब लोगों के प्रति, जो गांव का आदमी है उसके प्रति, जो किसान है, जो मजदूर है उसके प्रति, तो फिर आप इसके लिए नहीं बने हैं। तो अगर आप ये सोच सकते हैं कि आप मेहनत करेंगे, आप एक एम्पैथी रखते हैं गरीबों के प्रति, लोगों के प्रति, एक आपकी सहानुभूति की भावना है महिलाओं के प्रति, दबे कुचले हुए लोगों के प्रति, पेशेंस सबसे बड़ी चीज़ है। और बहुत बार ऐसा होता है। एक सहारनपुर का स्ट्रेंथ बताता हूँ मैं। रात में 10 बजे काफ़ी बड़ा सा बवाल हो गया और कुछ राइट की सिचुएशन हो गई। हम लोग बात करते रहे, 1 बज गया, 2 बज गया, फाइनली 4 बजते ये लगा कि सब लोग कि अब तो बिना लाठी मारे या बिना गोली मारे ये सब चीज़ें हल नहीं हो सकती हैं। उसमें भी एक नया लड़का उस समय खड़ा हुआ था, उसने कहा कि नहीं आप लोग बैठिए, मैं बात कर रहा हूँ। और फाइनली 6 बजे, साढ़े 6 बजे जा करके सारा कुछ डिफ्यूज हो गया और ख़त्म हो गई चीज़ें। कई बार ऐसा होता है कि आपको तुरंत डिसीजन लेना होता है, कई बार आपको चीज़ों को लटका करके डिसीजन लेना होता है, पेशेंस शो करना होता है। जैसे आप कई बार हम लोग गन्ना किसानों से बात करते हैं, तो गन्ना किसानों से या किसानों से जब बात करते हैं उसमें आपका पेशेंस टच होता है। आप उस आदमी से झगड़ा नहीं कर सकते हैं। बाढ़ की सिचुएशन में जिस आदमी के घर में पानी घुस गया है या पूरे गांव में पानी घुस गया है और वो किसी तरह से लकड़ी की नाव बना करके या कोई बांस का फंदा बना करके आ रहा है, तो निश्चित रूप से आपके ऊपर आते ही वो झगड़ा करेगा आपसे, आपको उल्टा सीधा बोलेगा। अगर आप अपना पेशेंस लूज कर जाते हैं और आप भी उसी स्टाइल में चले जाते हैं, तो फिर झगड़ा होना है, काम नहीं होना है। तो इसलिए अगर आपके अंदर कुछ ऐसे पर्सनालिटी की बातें हैं कि आप में पेशेंस है, आप में मेहनत करने का गुण है, आप ईमानदारी से अपना काम कर सकते हैं, आप में एम्पैथी है, तो आप फिर इसके लिए बने हुए हैं और आपको मज़ा आएगा। नहीं तो आप आ जाएंगे लेकिन आप परेशान रहेंगे। मैं जो भी सिविल सर्विसेज के हमारे जो लोग आज के डेट में तैयारी कर रहे हैं या इसमें आना चाहते हैं, उनको मैं एक बात बहुत क्लियर कट कहना चाहूँगा कि देखिए, ग्लैमर दिखता बहुत है और ग्लैमर है भी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ग्लैमर नहीं है। तो अगर आप इसमें आ रहे हैं तो जितनी मेहनत अभी आप कर रहे हैं, जितनी मेहनत करके आप आएंगे, उसके आगे भी उतनी ही मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। मैं यहाँ पे बच्चों को और लोगों के बीच में जब भी जाता हूँ तो बताता हूँ कि मैं आज की भी डेट में 14 से 16 घंटे लगभग मेहनत करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, फाइलें देखता हूँ, मीटिंग्स करता हूँ, फील्ड में विजिट करता हूँ, लोगों सैटरडे संडे को भी करता हूँ। कभी भी पिछले 1 साल में ऐसा नहीं हुआ कि कोई सैटरडे संडे मैं खाली रहा हूँ, पूरे टाइम बिजी रहा हूँ। तो अगर मैं न करूँ तो भी मेरी जो सैलरी आ रही है वो आएगी और एक नॉर्मल सिस्टम भी काम कर सकता है। लेकिन मैं 16 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे मेहनत करता हूँ, अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, दूसरे के लिए कर रहा हूँ। भले ही उससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो मुझे अच्छा फील होता है। तो जब मैं दूसरे के लिए कर सकता हूँ, तो आपको तो अपने लिए करना है, आपको अपनी तैयारी के लिए करना है, उसका पूरा लाभ आपको मिलना है। तो आप अपनी तैयारी करिए, अपनी मेहनत करिए और इस बात को सोच करके इस नौकरी में आइएगा कि आप कुछ करने के लिए आ रहे हैं, पब्लिक के लिए, स्टेट के लिए, देश के लिए। देश का जो 2047 में एक चल भी रहा है कि देश के 100 साल होंगे, उस तब तक हमको विकसित भारत का एक स्वप्न भी हमने देखा है कि उस टाइम तक हम पूरा करेंगे। तो उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए अगर आप आना चाहते हो, समस्याओं को हल करने के लिए, कामों को करने के लिए, एक अच्छा बेटर सिस्टम क्रिएट करने के लिए, तब आप आइए पूरे पेशेंस के साथ, अपनी पर्सनालिटी को अच्छा करते हुए मेहनत करने के लिए आइए और अच्छा करिए। और अभी जहां है वहां पे पूरी मेहनत करिए ताकि आप यहां तक पहुंच सकें। मैं सभी लोगों को डीकेटी देखने के लिए, इस इंटरव्यू को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अगर आप इससे कुछ भी सीख करके जाएंगे या कुछ भी आपके जीवन में फ़ायदा होगा तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। धन्यवाद।